सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा दैट 1960s के बाद इंडिया में क्या क्या इवेंट्स हुए थे, करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट डेकेड आता है, दैट इज़ द डेकेड ऑफ 1970s। लेट्स सी 1970s में इंडिया के अंदर कौन से इवेंट्स हुए थे। The 1971 war between India and Pakistan led to creation of an independent country called Bangladesh. As I told you that ऊपर हमने पढ़ा that ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान में कुछ इश्यूज चल रहे थे एंड फाइनली 1971 में दिस इश्यूज लेड टू द वॉर एंड वॉर के बाद ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से कम्प्लीटली अलग हो गया एंड उस नई कंट्री का नाम क्या है, बांग्लादेश। ओके, क्या बताया हुआ है यहाँ पे दैट बांग्लादेश वॉज वंस कॉल्ड एज ईस्ट पाकिस्तान, बट 1971 के वॉर के बाद में ईस्ट पाकिस्तान गॉट सेपरेटेड और एक नई कंट्री फॉर्म हुई। मतलब इन शॉर्ट वी कैन से दैट बांग्लादेश को पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस मिला कौन से ईयर में, इन द ईयर 1971। ये स्टार्ट था, ये पहला इवेंट था। As a part of India's policy to use atomic energy for peaceful purpose, India successfully carried out an underground test of an atomic device at Pokhran in Rajasthan in the year 1974. Second event क्या हुआ that India ने अपना पहला atomic test conduct किया with success in Pokhran 1974 में, राजस्थान में। We have seen a movie परमाणु, वो 1999 के टेस्ट के रिलेटेड है, बट ऐसा ही एक और टेस्ट हमने कब कंडक्ट किया था, इन द ईयर 1974। इन 1975 द पीपल ऑफ सिक्किम वोटेड फॉर ज्वाइनिंग इंडियन रिपब्लिक एंड सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेज स्टेट इन इंडियन फेडरेशन। थर्ड इवेंट क्या हुआ दैट सिक्किम के लोगों ने डिसाइड किया दैट दे विल ज्वाइन आवर कंट्री एंड फाइनली सिक्किम भी इंडिया का एक स्टेट बन गया। सो देखो अब तक 3 इवेंट्स हो गए। शुरुआत दैट इज़ 1971 में वॉर हुआ, बांग्लादेश फॉर्म हुआ। सेकेंड इवेंट था दैट 1974 में हमने एटॉमिक टेस्ट किया था विच वॉज सक्सेसफुल। थर्ड इवेंट 1975 में सिक्किम बिकेम द फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया। ये 3 इवेंट्स अब तक हुए हैं। नेक्स्ट इवेंट क्या दिया हुआ है हमें, During this decade, the political situation in India grew unstable. 1970s was the time जब इंडिया का जो पॉलिटिक्स था वो चेंज हो रहा था। We have seen that there was a single party before independence, that was Indian National Congress। है ना, हमने देखा था that हमारी कंट्री में अगर हम नेशनल पार्टी बोलेंगे सो एक इम्पॉर्टेंट पार्टी थी, that was Indian National Congress। इंडिपेंडेंस के बाद भी लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही वोट किया बिकॉज देर वॉज नो अदर स्ट्रॉन्ग पार्टी टिल दैट टाइम। बट 1970s में चेंजेस आना शुरू हुए। मतलब पहले जो लोग सिर्फ एक ही पार्टी को वोट करते थे बिना सोचे हुए, बट नाउ दे स्टार्टेड चेंजिंग इट, है ना। अब देखते हैं कि क्या ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसकी वजह से लोग अब डायरेक्टली एक ही पार्टी को वोट नहीं कर रहे थे, है ना। कुछ तो हुआ होगा दैट हमने दूसरी पार्टी को वोट करना स्टार्ट किया, दूसरी पार्टी स्ट्रांग हुई। सो लेट्स सी कि एग्जैक्टली कांग्रेस में क्या हुआ था। द इलाहाबाद हाई कोर्ट गेव द वर्डिक्ट इन 1974 दैट इंदिरा गांधी, द देन प्राइम मिनिस्टर, had misused the government machinery during her election campaign. It led to a nationwide strike and protest. During this period, the situation became more complicated due to the movement led by Jay Prakash Narayan. क्या बताया हुआ है यहाँ पे that इलाहाबाद ने एक वर्डिक्ट दिया, एक फैसला दिया that इंदिरा गांधी ने क्या किया है, उन्होंने गवर्नमेंट के जो असेट्स है, गवर्नमेंट की जो भी मशीनरीज है, उनको मिसयूज़ किया है अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए। मतलब इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि जो गवर्नमेंट का पैसा शुड बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जो पैसा हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी हटाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाना चाहिए था, वो पैसा किस लिए यूज़ किया गया, इलेक्शन के लिए यूज़ किया गया। गेटिंग। इसके बाद
पूरे कंट्री के अंदर स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट होने लग गए, है ना। लोग अगेंस्ट आ गए दैट मतलब हमारा पैसा है, द मनी वॉज आर, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे एजुकेशन के लिए यूज़ करना चाहिए था, कैसे इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शन के लिए यूज़ कर लिया। ऐसे सब सिचुएशंस जो है वो अराइज होने लग गए। नाउ ये सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई बिकॉज जयप्रकाश नारायण, ही वॉज नॉट फ्रॉम कांग्रेस, उन्होंने एक प्रॉपर मूवमेंट को लीड किया। मतलब लोगों का ये जो प्रोटेस्ट था, इस प्रोटेस्ट को मिलाकर वो एक प्रॉपर मूवमेंट बना रहे थे। गेटिंग, लोग अगेंस्ट जा रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट अगर लीडर नहीं रहेगा तो ये प्रोटेस्ट 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीने इतने तक चलेगी, फिर ख़त्म हो जाएगी। गेटिंग, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने इस मूवमेंट को प्रॉपर तरीके से लीड किया एंड ये प्रोटेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बना। The situation of law and order in the country worsened, and the government declared a state of national emergency on the basis of constitutional provision relating to the emergency. अब क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी, सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें होती जा रही है, सो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एमरजेंसी लगाया। गेटिंग, इमरजेंसी मतलब क्या हो गया दैट कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता एंड मतलब हमारे बेसिक राइट्स कुछ टाइम के लिए फ्रीज कर देते हैं। सो इमरजेंसी लगाई गई ताकि ये सब प्रोटेस्ट को कंट्रोल किया जा सके। समझ आया सिचुएशन क्या थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1974 में एक वर्डिक्ट दिया दैट इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट की चीज़ों को, जो चीज़ें लोगों के लिए यूज़ होनी चाहिए, उन चीज़ों को अपने इलेक्शन कैंपेन में यूज़ किया है। जब ये न्यूज़ बाहर स्प्रेड हुआ तो पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, वो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले गए। नाउ ये मूवमेंट इंटेंसिफाई क्यों हुआ? बिकॉज जयप्रकाश नारायण ने इस मूवमेंट को लीड किया, एक प्रॉपर डायरेक्शन दिया। धीरे धीरे करके सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई, हर जगह प्रोटेस्ट, हर जगह स्ट्राइक्स, दंगे हो रहे, कुछ भी चीज़ें ये सब चल रही है। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? इमरजेंसी लगाना पड़ा। ठीक है। ड्यूरिंग दिस टर्बुलेंट पीरियड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स वेर सस्पेंडेड। इमरजेंसी में क्या होता है, हमारे जो बेसिक राइट्स है उसको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया जाता है। बेसिक राइट्स क्या है? जैसे हम राइट टू स्पीच, जो चाहे वो बोल सकते हैं, राइट टू मूवमेंट, हमें जहाँ जाना है, जिस एरिया में रहना है वहाँ हम रह सकते हैं, राइट टू फ्रीडम, ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं हमारे, जिन राइट्स को कुछ टाइम के लिए क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, ताकि ये क्या कह सकते हैं, दंगे वगैरह को कंट्रोल किया जा सके। ड्यू टू द इमरजेंसी द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम डिसिप्लिन्ड बट द ह्यूमन राइट्स वेर रिस्ट्रिक्टेड। The period of the national emergency lasted from 1975 to 1977 after the general elections were conducted. Now, national emergency के टाइम पर क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, है ना, दंगे वगैरह कंट्रोल करते हैं। ये सब करने के लिए इमरजेंसी लागू की जाती है। नाउ ये इमरजेंसी हमारी कंट्री में कितने टाइम के लिए थी? फॉर 2 years, 1975 से लेके 1977 तक। एक बार जनरल इलेक्शंस हुए 1977 में, उसके बाद ये इमरजेंसी हटा दी थी। ऑन द बैकड्रॉप ऑफ द इमरजेंसी many opposition party came together and formed a party called जनता पार्टी। नाउ क्योंकि ये इमरजेंसी लगाया हुआ था, लोगों के राइट्स को सस्पेंड किया था, तो धीरे धीरे करके एक नई पार्टी इमर्ज होने लग गई। लेकिन लोगों का सपोर्ट भी उस पार्टी को मिला, है ना। जो छोटी छोटी पार्टीज थी, उन सब पार्टीज ने मिलकर एक पार्टी फॉर्म की जिसका नाम क्या था? जनता दल। इस पार्टी को लोगों का सपोर्ट भी मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि इंदिरा गांधी के ऊपर वो जो वर्डिक्ट आया था, उसके बाद लोग कांग्रेस पार्टी के थोड़ा अगेंस्ट हो गए थे एंड उनके अगेंस्ट हो गए, इसीलिए जनता पार्टी को एक प्रॉपर सपोर्ट भी मिला था। द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी वॉज राउंडली डिफीटेड बाय न्यूली फॉर्म्ड जनता पार्टी।
क्या बताया यहाँ पे, 1977 में जो जनरल इलेक्शंस हुए उन इलेक्शंस में जनता पार्टी जीत गई एंड कांग्रेस पार्टी हार गई. मोरारजी देसाई became the prime minister, but under his leadership the Janata Party government could not last long due to internal differences. क्या बताया यहाँ पे, that क्योंकि इंदिरा गांधी के जो सिचुएशंस थे ऊपर जो उन पे इल्ज़ाम था दैट उन्होंने गवर्नमेंट के मनी को यूज़ किया एंड ऑल, ये सब की वजह से लोगों के अंदर बहुत एंगर एंड बहुत हेटेड था. तो इस वजह से जब दोबारा इलेक्शंस हुए तो सेकेंड टाइम इलेक्शंस में लोगों ने कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी को वोट नहीं किया, लोगों ने जनता पार्टी को वोट किया एंड फाइनली जनता पार्टी जीत गई. जनता पार्टी के जो हेड थे मोरारजी देसाई वो इंडिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने. अब हमने ऊपर पढ़ा दैट जनता पार्टी एक अकेली पार्टी नहीं थी, बहुत सारी पार्टीज मिलकर एक जनता पार्टी फॉर्म हुई थी. सो मोरारजी देसाई के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पार्टी के अंदर प्रॉब्लम्स आने लग गए. मतलब बाहर तो पीपल यूज टू ट्रस्ट देम, लोगों ने उनको वोट किया, सब ठीक था, लेकिन पार्टी के अंदर इंटरनल डिफरेंसेस थे. मतलब आपस में जो लोग थे, पार्टी के जो लीडर्स थे, उनमें ही डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से मोरारजी देसाई की लीडरशिप में मोरारजी देसाई ज़्यादा टाइम तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाए. चरण सिंह सक्सीडेड हिम बट इवन हिज गवर्नमेंट वॉज अ शॉर्ट लिव्ड वन. क्या बताया यहाँ पे, दैट मोरारजी देसाई को किसने लीड किया, चरण सिंह ने, लेकिन उनका गवर्नमेंट भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाया. Elections were conducted once again in 1980 and the Congress party under the leadership of Indira Gandhi came to power again. क्या बताया यहाँ पे, दैट चरण सिंह, मोरारजी देसाई के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बने, चरण सिंह, बट चरण सिंह की गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाई. 1980 में फिर से इलेक्शन हुए और उन इलेक्शंस में लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया. तो फिर से प्राइम मिनिस्टर कौन बन गया, इंदिरा गांधी. समझ आया क्या हुआ, एक बार रिकॉल करते हैं 1970s के इंसिडेंसेस. पहला इंसिडेंस वॉर हुआ था, ठीक है, एंड बांग्लादेश फॉर्म हुआ. सेकेंड इंसिडेंस हमने एटॉमिक टेस्ट कंडक्ट किया था. थर्ड इंसिडेंस सिक्किम इंडिया का पार्ट बन गया था, सिक्किम बिकेम द फुल फ्लेज स्टेट इन द कंट्री. देन उसके बाद 74 के आसपास इंदिरा गांधी के अगेंस्ट वर्डिक्ट आया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे डिक्लाइन हुई एंड एक न्यूली फॉर्म्ड जनता पार्टी सामने आई. इलेक्शंस हुए 1977 में, उन इलेक्शंस में जनता पार्टी जीत गई. मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, बट इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से मोरारजी देसाई ज़्यादा टाइम तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे. तो उनके बाद चरण सिंह आए, ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम जनता पार्टी. बट 1980s में वापस इलेक्शंस हुए एंड इन इलेक्शंस में लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया एंड वंस अगेन इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. यहाँ पे हमारा 1970s ख़त्म होता है. अब हमारा नेक्स्ट आता है 1980s, है ना. 60s और 70s कंप्लीट हुआ. The next is 1980s. The 1980s. During this decade, the Indian political system faced a new challenge. The Sikhs in Punjab demanded an independent state of Khalistan and began a movement which went to become violent and destructive. Pakistan has lent its support to this movement. The Indian army was sent into Golden Temple at Amritsar, a holy shrine of Sikhs, in 1984 to evict the terrorist who has illegally taken shelter there. Okay. अब क्या बताया है दैट 1980s के टाइम पे सिचुएशंस बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक क्या कह सकते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन जो है ना वो बहुत चेंज हुई. नाउ पंजाब के जो सिख थे उन्होंने एक डिफरेंट कंट्री का डिमांड किया. उन्होंने क्या बोला दैट वी विल नॉट लिव इन दिस कंट्री, हम एक डिफरेंट कंट्री में रहेंगे. वो कंट्री का नाम
क्या था, दे स्टार्टेड डिमांडिंग खालिस्तान। क्या डिमांड किया उन्होंने, खालिस्तान डिमांड किया। नाउ ये डिमांड जो थी या ये मूवमेंट जो था वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई होता जा रहा था। एंड क्यों इंटेंसिफाई हो रहा था, बिकॉज जो पाकिस्तान था वो इसको सपोर्ट कर रहा था। गेटिंग, क्यों इंटेंसिफाई हुआ ये मूवमेंट, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको सपोर्ट किया। नाउ यहाँ हमारी कंट्री में टेररिस्ट आ गए। टेररिस्ट कहाँ पे रुके, गोल्डन टेम्पल। सो इंदिरा गांधी को गोल्डन टेम्पल में आर्मी सेंड करना पड़ा सो दैट वहाँ से टेररिस्ट को निकाला जा सके। समझ आया क्या हुआ यहाँ पे। 6 ने अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिमांड की। धीरे धीरे करके मूवमेंट डिस्ट्रक्टिव हो गया, टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट एंड ये सब चीज़ें इंक्रीज होने लगी। एंड इट वॉज द न्यूज़ के जो टेररिस्ट है वो कहाँ पे छुपे हुए हैं, दे आर इन गोल्डन टेम्पल। सो प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पर इंडियन आर्मी सेंड करना पड़ा सो दैट टेररिस्ट को वहाँ से निकाला जा सके। One of the Sikh bodyguard in Indira Gandhi's personal security assassinated her. During this period, an organization called United Liberation Front of Assam carried on a major movement in Northeast India. अब क्या हुआ यहाँ पे, दैट क्योंकि इंदिरा गांधी ने टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए गोल्डन टेम्पल में इंडियन आर्मी सेंड किया। एंड आफ्टर दैट सिचुएशंस क्या हुआ, इंदिरा गांधी की पर्सनल सिक्योरिटी में एक सिख बॉडीगार्ड था, उसने क्या किया, इंदिरा गांधी को मार दिया। ये यहाँ पे इंदिरा गांधी का एंड हुआ। अब इसके बाद क्या बताया है, दैट सिर्फ नॉर्थ वेस्ट साइड पर नहीं, इवन जो नॉर्थ ईस्ट साइड है, दैट इज़ आसाम का जो पार्ट है, इवन वहाँ पर भी कुछ मूवमेंट्स चल रहे थे। वहाँ पर देर वॉज ULFA, दैट इज़ यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, जो बिग मूवमेंट्स कैरी कर रहे थे। कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब आसाम और मणिपुर, ये सब साइड जो है वहाँ पर ये पार्टी या हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वहाँ पर मूवमेंट्स लीड कर रहा था। राइट आफ्टर इंदिरा गांधीज assassination in 1984, Rajiv Gandhi became the Prime Minister of India. He tried to make several reforms in the field of Indian economy and that of science and technology. He took the lead in solving the issue of Tamil minority in Sri Lanka. He promoted the idea of united Sri Lanka with internal autonomy to the Tamil community, but his efforts in this regard proved to be in vain. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट इंदिरा गांधी की डेथ के बाद डायरेक्टली 1984 में राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सब फील्ड्स को डेवलप करने के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। इसके साथ साथ में श्रीलंका के अंदर तमिल्स को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो उन्होंने इन इश्यूज को भी सॉल्व करने का ट्राई किया, बट उनके एफर्ट्स का कोई रिजल्ट नहीं आया। समझ आया क्या बोला यहाँ पे। 1984 में राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद राजीव गांधी ने जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने का ट्राई किया। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड्स में रिफॉर्म किए। इसके साथ साथ में श्रीलंका में जो इश्यूज चल रहे थे उन इश्यूज को भी सॉल्व करने का उन्होंने कोशिश किया, लेकिन वो इश्यूज सॉल्व नहीं हो पाए। He faced lot of criticism in the context of corruption that took place during the defense equipment deal, especially for the purchase of long-range cannons of a foreign company called Bofors. Political corruption became a crucial issue in the general election that followed, and the Congress party was defeated. Several political parties formed a coalition called the Janata Dal, and Vishwanath Pratap Singh became the next prime minister of the country. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, that when राजीव गांधी was prime minister तो उनके अगेंस्ट बहुत सारे करप्शन केसेस थे, स्पेशली जो डिफेंस इक्विपमेंट्स थे उसको लेकर बहुत करप्शन केसेस थे उनके अगेंस्ट के। उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है एंड ऑल, एंड इसका इफेक्ट जो था वो इलेक्शंस पे पड़ा।
समझा क्या बोला है? दैट राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके ऊपर करप्शन के बहुत सारे चार्जेस थे, बहुत सारे ब्लेमिंग्स थे उनके ऊपर, एंड स्पेशली डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर जो घोटाला था वॉज द मेजर घोटाला। एंड इसीलिए जब नेक्स्ट इलेक्शंस हुए तो लोगों ने अगले इलेक्शंस में राजीव गांधी को वोट नहीं किया। उन्होंने किसको वोट किया? जनता दल को वोट किया। किसको वोट किया? जनता दल को वोट किया। एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह वो हमारे अगले प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, एक बार सीरीज देखते हैं हम अपने प्राइम मिनिस्टर्स की, क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन में आता है आपको। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, फिर से इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, एंड देन उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह। यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा। The policy of providing reservation for the backward classes OBC is considered to be his most important contribution। क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट विश्वनाथ प्रताप सिंह ने OBCs को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था, एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन। He could not continue as prime minister due to internal differences in the party. In 1990s, Chandrasekhar became the prime minister of the country. His government was also short-lived. In 1991, during the election campaign, the terrorist organization in Sri Lanka, Liberation Tigers of Tamil Eelam, assassinated Rajiv Gandhi. ओके, क्या बताया हुआ है यहाँ पे? नेक्स्ट हमें उनका भी जो टेन्योर था विश्वनाथ प्रताप सिंह का वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चला, एंड प्राइम मिनिस्टर इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उनको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटना पड़ा। जो नए प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? चंद्रशेखर, एंड इनकी भी गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम तक नहीं चली थी। ठीक है, अब यहाँ पे 1991 के बारे में हमें बताया है दैट 1991 में राजीव गांधी एक इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। हमने देखा दैट पुराने इलेक्शंस वो हार गए थे, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, एंड वो अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। उस इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर राजीव गांधी जी को मार डाला गया था। गेटिंग? क्यों? क्योंकि वो श्रीलंका का हमने इशू पढ़ा था ना, दैट वो श्रीलंका के इश्यूज़ में इंटरफेयर कर रहे थे, एंड इस वजह से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों ने राजीव गांधी को मार दिया। क्लियर? एक बार देखते हैं, करप्शन से देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। वेरी फर्स्ट थिंग, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस थे, इसीलिए जब इलेक्शंस हुए तो लोगों ने राजीव गांधी को वोट नहीं किया। दे वोटेड जनता दल, एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह वो अगले प्राइम मिनिस्टर बने। उनकी भी गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम तक नहीं चली इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से, एंड उनके हटने के बाद चंद्रशेखर हमारी कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने थे। नेक्स्टली क्या बताया हुआ है यहाँ पे दैट 1991 में जब राजीव गांधी अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, उस टाइम पर एक श्रीलंकन ऑर्गेनाइजेशन था, उस ऑर्गेनाइजेशन ने राजीव गांधी पर अटैक किया, एंड ही डाइड इन दैट अटैक। Towards the end of the decade of 1980s, the unrest in Jammu and Kashmir had begun. The terrorist activities there forced the Kashmiri Pandits to leave the valley. The problem grew serious day by day, and today it has taken the form of terrorism. क्या बताया है? 1980s का एंड बताया है हमें दैट 1980s ख़त्म होते होते जम्मू एंड कश्मीर के इश्यूज जो थे वो बढ़ते जा रहे थे, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही थी, एंड उन एक्टिविटीज़ की वजह से जो कश्मीरी पंडित्स थे उनको अपना एरिया, अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, निकलना पड़ा, बिकॉज टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वहाँ पे बहुत बढ़ गई थी, एंड कश्मीर में पंडित्स को रहने नहीं दिया जा रहा था। इसलिए कश्मीरी पंडित्स वेर माइग्रेटेड फ्रॉम दैट प्लेस। ये प्रॉब्लम डे बाय डे इतना इंक्रीज़ हुआ दैट नाउ इट हैज़ टेकन द शेप ऑफ टेररिज्म। क्लियर? यहाँ पे हमारा 1980s ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम 1991 के बाद के इवेंट्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।